नमस्कार दोस्तों। देखिए भाई लोग, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। मैं ज़्यादा समय नहीं बेकार करते हुए चालू कर रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड जो है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे मात्र एक वीडियो में। ठीक, विस्तृत अध्ययन करेंगे, पूरा वीडियो अध्ययन करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल इसे किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से थोड़ा आगे समझिए। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ये मान लीजिए कहीं पूछत नहीं गया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा डीएनए व आरएनए के सम्मिलित रूप को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, डीएनए व आरएनए के सम्मिलित रूप को क्या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। देखिए, अधिकांश जो जंतु होते हैं, अधिकांश जीव होते हैं जो, उनमें डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। ये आप नाम कई बार भी सुने होंगे कि डीएनए टेस्ट हो रहा है, उनका आरएनए टेस्ट हो रहा है। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। जो डीएनए होता है, लेकिन एक वायरस ऐसा जंतु है, वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ठीक, या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। अब थोड़ा आप समझिए, जो वायरस पादप होते हैं, जो पादपीय वायरस होते हैं, उनमें आरएनए पाया जाता है और जो जंतु वाले वायरस होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। इसीलिए इन्हें निर्जीव व सजीव के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? निर्जीव व सजीव के बीच का संयोजक कड़ी। देखिए, अब अगर हम आपसे बात करें कि संयोजक कड़ी क्या है, संयोजक कड़ी तब कहते हैं जब आधे गुण उस पक्ष के मिले, आधे गुण उस पक्ष के मिले, उसी को संयोजक कड़ी कहा जाता है। जैसे जो वायरस होते हैं उनमें आधे गुण निर्जीव के मिलते हैं और आधे गुण सजीव के, इसीलिए इन्हें बीच का क्या कहा जाता है? संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीसर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में किया था। इन्होंने एक पस पदार्थ लिया था। ठीक, उस पस पदार्थ को लिया तो उन्होंने देखा उस पदार्थ जो था उसमें जो थी सल्फर की मात्रा, ठीक, सल्फर की मात्रा कम थी, लेकिन फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक थी। ठीक, उन्होंने तब इसका नाम न्यूक्लिन कहा था। ठीक, उन्होंने तब क्या कहा था? इसका नाम न्यूक्लिन कहा था। लेकिन उसी के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अल्टमान हार्टविग। अल्टमान हार्टविग ये आए तो इन्होंने इसका अध्ययन किया और बताया कि इसमें आनुवांशिक लक्षणों का संचारण होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। ठीक, इसे क्या गया? न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। यह एक प्रकार का कार्बनिक बृहत अणु है। ठीक, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बना होता है। किससे किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है, कार्बन से बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, फास्फोरस से बना होता है। ठीक, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लवक में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा कोशिका द्रव में। ठीक, इसका थोड़ा हम अब पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए के सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मीसर ने दिया था। ठीक, न्यूक्लिक शब्द जो था फ्रेडरिक मीसर ने दिया था। अधिकतर सजीवों में, ठीक, अधिकतर सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, लेकिन वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है। पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए तथा जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसीलिए आपको अभी बताया था कि इसीलिए इसे वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। और कड़ी किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया। इसके बाद देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया
कि न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3 चीज़ों से, जिसमें से इनमें अगर शर्करा की बात करें, कोई पूछे इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप बता दीजिएगा इनमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उसका नाम होता है पेंटोज शर्करा। और इनमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इनमें नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडमिन। ठीक, इसके बाद फास्फेट समूह भी होता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला देखिए पेंटोज शर्करा। ठीक, जो पेंटोज शर्करा होता है इसका समान सूत्र C5H10O5 होता है। ठीक, इसका समान सूत्र C5H10O5 होता है। यह 2 प्रकार का होता है, आपको बताया। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब कैसे 2 प्रकार का होता है समझिए। पहला होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक, पहला क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और दूसरे का नाम है अब इसका, अच्छा आप पहले समझ लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बारे में समझ लीजिए। पेंटोज शर्करा का समान सूत्र C5H10O5, यह 2 प्रकार का होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यह शर्करा जो होती है डीएनए में उपस्थित होती है। ठीक, यह शर्करा कहाँ उपस्थित होती है? डीएनए में। इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है C5H10O4। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? C5H10O4। और बी वाला है राइबोज शर्करा। ठीक, यह जो राइबोज शर्करा होता है यह आरएनए में पाया जाता है। इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ठीक, यह कहाँ पाया जाता है? आरएनए में उपस्थित होता है। इसका सूत्र C5H10O5 वही सूत्र होता है। ठीक, C5H10O5। देखिए इनका अगर हम समान सूत्र याद करें, समान सूत्र जो पेंटोज शर्करा का समान सूत्र था वही राइबोज शर्करा का है। सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शर्करा का सूत्र अलग हो गया, वहाँ पर 4 था। अब इनकी हम संरचना की बात कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो देखिए जो पहला राइबोज शर्करा है उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये भी काफ़ी बार पूछा जाए, इनकी जो संरचनाएँ बनेंगी, ठीक, इनकी जो संरचनाएँ बनेंगी वो एरोमेटिक होंगी। कैसी होंगी? एरोमेटिक, विषम चक्रीय संरचना होंगी। ठीक, विषम चक्रीय संरचना होंगी। देखिए जो आपका ये है राइबोज है, इसकी कुछ संरचना इस प्रकार रहेगी जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह कई रहेंगे। ठीक, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें कि उस तरह बनाने के लिए, देखिए उस तरह बनता है कि नहीं स्ट्रक्चर वाला। इसमें कितने हुआ है? 5 कार्बन है, C5H10। तो हम 5 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ठीक, अब 5 कार्बन लिख लिए। अब इनमें पहला आपका क्या जुड़ा है? तब पहला जुड़ा है CH2। तब हम एक H इधर मान लीजिए लिख दे रहे हैं, एक H इधर लिख दे रहे हैं। अब इधर क्या हो जा रहा है? OH। ठीक, इधर हो गया आपका OH। इसके बाद एक तरफ रहेगा H, एक तरफ रहेगा OH। H OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह है, H OH H OH। बस इसकी संरचना इस प्रकार है। ठीक, और लेकिन ये इस प्रकार गलत माना जाएगा, ये माना जाएगा इसी प्रकार से सही। कि किस प्रकार सही है? तो इस प्रकार ये सही है। राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कुछ इसी प्रकार रहेगा। ठीक, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, कहा कि स्ट्रक्चर से कभी भी कहीं पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। देखिए जो पहले आप थोड़ा हम समझा दें कि जो आपके शर्करा भी पढ़े हैं, ये शर्करा जो होती है ये राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा भाग लेती हैं। दोनों ही पेंटोज शर्करा है। अंतर केवल इतना होता है कि दूसरे कार्बन पर H के स्थान पर OH समूह जुड़ा होता है, बस इसमें इतना ही अंतर होता है। अब आप समझिएगा नाइट्रोजनी कारक। ठीक, नाइट्रोजनी कारक आपको बताया था मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये मुख्यतः के प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 प्यूरिन, दूसरा पायरिडमिन। प्यूरिन के अंतर्गत जो आते हैं समाचार उन्हें कहा जाता है A और G। क्या? AG। और इसके अंतर्गत आते हैं T और C।
Ag को कहा जाता है एडेनिन ग्वानिन और पायरिडमिन मतलब पिरिडमिन को कहा जाता है थायमिन साइटोसिन। इसके अंतर्गत इतने ही आते हैं। ये समाचार है। अगर कोई पूछे कि कितने समाचार होते हैं तो 5 समाचार होते हैं। डीएनए में 4 समाचार, लेकिन अगर सब समाचारों की संख्या पूछिए तो 5। एक होता है यूरेसिल, जो यूरेसिल होता है उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसमें क्या, प्यूरिन में ए और जी, पायरिडमिन में टी और सी। ठीक, इसके बाद देखिए प्यूरिन। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, प्यूरिन ए नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इसमें कुछ था नहीं। और पायरिडमिन जो होता है इसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन, एक होता है यूरेसिल। देखिए, जिसमें ये थायमिन रहेगा उसमें यूरेसिल नहीं रहेगा, और जिसमें यूरेसिल रहेगा उसमें थायमिन नहीं रहेगा। जब अभी हम आपको बताएंगे डीएनए को कैसे कन्वर्ट आरएनए में किया जाता है और आरएनए को कैसे कन्वर्ट डीएनए में किया जाता है, तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके बाद है, अभी आप पढ़ेंगे चारगाव का नियम। जो A+G होता है वो बराबर होता है T+C के। ठीक, A+G बराबर होता है T+C के। यही चारगाव का नियम कहलाता है कि एडेनिन और ग्वानिन का योग थायमिन और साइटोसिन योग के बराबर होता है या समान होता है। इसके बाद देख लीजिए, डीएनए में जो होता है, आपको बता दिया, डीएनए में जो समाचार होते हैं वो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है। इसीलिए इसे AGTC पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? AGTC। वही हम बात करें आरएनए में, वही थायोसिन के जगह पर या थायमिन के जगह पर AG होता है और TU होता है, मतलब नहीं CU होता है, जिसे कहा जाता है यूरेसिल। मतलब एडेनिन भी रहेगा, ग्वानिन भी रहेगा, सिर्फ थायमिन नहीं रहेगा। थायमिन की जगह पर यू रहेगा तो ये आरएनए हो जाएगा, और अगर यही टी रहेगा तो डीएनए हो जाएगा। इसके बाद अब फास्फेट समूह की बात कर लेते हैं। ठीक, फास्फेट समूह जो होता है इसमें फास्फोरिक अम्ल के जैविक रूप को फास्फेट समूह कहा जाता है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसके ही जैविक रूप को क्या कहा जाता है? फास्फेट समूह कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है H3PO4 होता है। ठीक, क्या होता है? H3PO4, जिसके कारण इसमें H+ आयन मुक्त होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? H+ आयन मुक्त होता है। समझिए आगे। अब देखिए, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। देखिए, जो डीएनए की संरचना होती है वो इसको सर्वप्रथम समझाया गया था वाटसन और क्रिक ने। किसने समझाया था? वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने समझाया था। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। अभी जब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा जो डीएनए होता है यह कैसा होता है? घुमावदार सीढ़ी की आकार का होता है। देखिए, डीएनए की यही संरचना है। डीएनए की संरचना यही है। आप इसमें कम समझ पाएंगे, लेकिन जिस तरह मैं समझा दे रहा हूँ उस तरह आप ज़्यादा समझेंगे। देखिए, डीएनए जो रहता है वो कुछ ऐसे रहता है, ऐसे कुछ करके रहता है। ठीक, इसके बीच में ऐसे रहता है और ये ऐसे से। देखिए, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे। इसके बाद ऐसे पाई रहती है, ऐसे गए रहते हैं। ठीक, ये इसी प्रकार गए रहते हैं। तो देखिए, इधर रहेगा ए, आपको बताया था, इधर रहेगा जी, इधर रहेगा टी, इधर सी। जो ए जुड़ा होगा टी से, जी जुड़ा होगा सी से, फिर ऐसे ATGC ऐसे पूरा गए रहते हैं। ठीक, इनमें जो होते हैं डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े थे। ए और टी कितने बॉन्ड द्वारा जुड़े थे? डबल बॉन्ड द्वारा। लेकिन जो आपका TC होता है वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ठीक, कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा होता है। जो इसकी पूरी जो वलय की मोटाई होती है वो 2.2 एंगस्ट्रॉम लगभग होती है। ठीक, और इसकी अगर पूरे डीएनए की लंबाई की बात करें कि पूरा डीएनए कितना लंबा होता है, तो
कुंडल की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब यही जो एक घुमा हुआ है। और जो इसकी अगर हम पूरी दूरी की बात करें कि ये पूरा लंबा कितना होता है, तो ये लगभग 2.2 मीटर होता है। ठीक, कितना होता है? 2.2 मीटर। अब देखिए जो क्रोमैटिड्स होता है, वो क्रोमैटिड इसी के पास रो से निकले रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड्स। और इसके बीच के भाग को जहाँ पर ये आकर आपस में मिलते हैं, ऐसे जहाँ पर मैं कर रहा हूँ अथवा, उसे कहा जाता है क्रोमैटिन। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। इसकी संरचना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहाँ कि इससे क्वेश्चन है पूछा जाता है और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कि इसकी पूरी लंबाई 2.2 मीटर और इसमें एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब समझिए डीएनए द्विरज्जुक होता है, जिसका एक रज्जुक 5 से तथा 3 तथा दूसरा रज्जुक 3 से 5 की ओर रहता है। आपको अभी बताया कि इसकी संरचना कुछ ऐसे रहती है, इसीलिए इसे द्विकुंडलितकार कहा जाता है। ठीक, और अभी जब आपको आरएनए पढ़ा जाए तो मात्र एक ही रज्जुक रहता है, वो सिर्फ एक ही ऐसे गया रहता है। ठीक, डीएनए द्विरज्जुक होता है, जिसका एक रज्जुक 5 से 3 तथा दूसरा रज्जुक 3 से 5। मतलब देखिए, आप रज्जुक का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे रहता है। तो देखिए अगर हम इसे मान ले ए 5 है तो ए रहता है 3। अब देखिए ए इधर भी गया है, ए है 3, तो एक बार ए इसकी तरफ जाएगा तो फिर एक बार इसकी तरफ आएगा। ठीक, तो डीएनए द्विरज्जुक होता है, जिसका एक रज्जुक 5 तथा 3 की हो जाता है और दूसरा रज्जुक 3 से 5 की हो रहता है। इसके 5 सिरे पर फास्फेट समूह मुक्त रहता है। इसके 5वें सिरे पर जो 5 वाला सिरा होता है, इधर वाला भाग, उसमें क्या होते हैं? फास्फेट समूह मुक्त रहता है। तथा जो तीसरा वाला सिरा होता है उस पर हाइड्रोक्सी समूह मुक्त रहते हैं। ठीक, डीएनए की कुल लंबाई कितनी थी? अभी मैं आपको बता दिया कि डीएनए की कुल लंबाई 2.2 मीटर होती है। ठीक, और इसकी कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, कुंडल में 10 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं तथा डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। चारगाफ के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ चारगाफ, इन्होंने बताया A+G बराबर होता है T+C के। ठीक, मतलब एडेनिन और ग्वानिन का योग थायमिन और साइटोसिन के योग के बराबर होता है। ठीक, यही चारगाफ का नियम बताता ही है। इसके बाद देखिए, आपको बताया कि जो ये आपस में जुड़े होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये किससे जुड़े? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। देखिए थोड़ा सा हो सकता है बात और है, उसको देख लीजिए क्या है इसमें, कि नाइट्रोजनिक द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपको बताया कि ए और जो टी होते हैं वो कितने बंध द्वारा जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड द्वारा। लेकिन GAGTC और C होते हैं कितने बंध द्वारा? ट्रिपल बंध द्वारा। और कोई पूछे किस बंध के साथ संयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध तथा साथ संयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए, अगर हम टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें, डीएनए के प्रकार, तो डीएनए मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। ठीक, डीएनए कितने प्रकार का होता है? डीएनए 5 प्रकार का होता है। ठीक, जिसमें देखिए पहला जो होता है उसे कहा जाता है एडीएनए, जिसमें 11 युग्म होते हैं। ठीक, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए और चौथा डी डीएनए और चौथा जेड डीएनए। देखिए इसमें क्या होता है? ये सब होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो जेड डीएनए होता है ये होता है क्लॉकवाइज। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है जेड डीएनए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जेड डीएनए इसीलिए देख लीजिए। देखिए जे डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने? ब्लैकजेंडर व रिच ने किया था। 2 वैज्ञानिक मिलकर किए थे। ठीक, जे डीएनए की खोज किसने किया था? ब्लैकजेंडर व रिच नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार के डीएनए कीटो जैसे ड्रोसोफिला लाल ग्रंथियों में पाया जाता है। इस डीएनए में एक कुंडक में 12 नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं।
इसके एक कुंडल की लंबाई 69 एंगस्ट्रॉन होती है। देखिए याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जेडीएनए होता है इसमें एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, तो 69 एंगस्ट्रॉन। देख, इस डीएनए की संरचना टेढ़ी होती है, ठीक टेढ़ी मेढ़ी होती है। आकृति के आधार पर डीएनए जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है आकृति के आधार पर, ठीक, और उसमें क्या थे, जो जे डीएनए, ए जो डी डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, वो सब आकृति के आधार पर नहीं थे। जो आकृति के आधार पर थे डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है रेखाकार। जो वृत्ताकार डीएनए होता है, देखिए इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि यह डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, किसमें पाया जाता है, जीवाणु, हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ थी ना बाटे। दूसरा होता है रेखाकार। जो रेखाकार होता है यह सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जिसमें कोशिका संपूर्ण पूरा कोशिका स्थित होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब उसमें कोशिका पूर्ण विकसित होता है। यह पादप और जंतुओं में पाया जाता है, ठीक, जिसकी संरचना कुछ इस टाइप रहती है। इसके बाद है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत है, ठीक, किसका सिद्धांत है, प्रोटीन संश्लेषण का। आपको बताया गया इसमें, देखिए जितने देख रहा है कठिन उतने सरल है। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्रिक ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था, क्रिक ने। इसके अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन में किया जाता है। जब डीएनए को आरएनए में बनाया जाता है तो उसे अनुलेखन कहते हैं, ठीक, क्या कहा जाता है, अनुलेखन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है तो उसे अनुवादन कहते हैं। जब डीएनए से कन्वर्ट किया जाएगा आरएनए में, ठीक, तो उसे अनुलेखन कहा जाएगा। और जब आरएनए को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोटीन में तो उसे अनुवादन कहा जाएगा, ठीक। अब देखिए यही बात यहाँ पर दिया है चार्ट के माध्यम से समझिए। डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए अनुलेखन, और जब आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में तो उसे अनुवादन कहा जाता है, ठीक। इसके बाद बाल्टीमोर और टेमिन ने ट्यूमर विषाणु पर कार्य करते हुए बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह आरएनए और डीएनए की ओर रहता है, ठीक। इसे विपरीत अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया को टेमेनिज्म कहते हैं, ठीक। इन्होंने बताया था कि विषाणुओं पर, इन्होंने किस पे कार्य किया था, विषाणु पर। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक सूचना का प्रवाह आरएनए से डीएनए की ओर होता है। मतलब जो आरएनए होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, विपरीत अनुलेखन। डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में तो अनुलेखन, वही अगर आरएनए कन्वर्ट कर दिया जाए डीएनए में तो विपरीत अनुलेखन। आपको जैसे अभी बता दिया गया था कि इसमें रहेगा से थायमिन रहेगा और इसमें साइटोसिन, थायमिन को हटाकर अगर हम यूरेसिल रख दें, ठीक, कहा कि आपको बता दिया AGTC, ये रहेगा सब किस में रहेंगे, डीएनए में, और यही रहेंगे AGUC। मतलब यही U अगर T हटा के U रख दे तो ये हो जाएगा डीएनए, और U हटाकर C रख दे तो हो जाएगा आरएनए, ठीक। आज के लिए इतना ही।